साल 2025 में टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त सतहों पर तरक्की कर चुकी है कि साइंसदानों ने आर्टिफोरिग्स नामी बायोमेडिकल आज़ा को मुकम्मल कर लिया है। ये एक कंपनी जिसका नाम दी यूनियन है के ज़रिए बहुत ज़्यादा कीमतों पर किराए पर फ़रोख्त किए जाते हैं और वो रिपोमैन भर्ती करती है ताकि किसी भी क्लाइंट के अदायगी में डिफ़ॉल्ट करने पर इस उज़्व को कूंद कर ज़बरदस्ती वापस लिया जा सके, जिसका नतीजा लाजमी तौर पर उनकी मौत होता है। रेमी उन्हीं रिपोमैन में से एक है, जैसा कि इसकी गर्दन पर टैटू से ज़ाहिर होता है, और अपने काम में सबसे बेहतर है। आज रात वो अपने टारगेट के आने का एक घर के अंदर इंतज़ार कर रहा है, और जब वो आता है तो रेमी इस लड़की के साथ अपने मज़े के वक्त में खलल डालने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता और इसे बताता है कि वो दी यूनियन से आया है, इससे पहले कि वो इसे एक खास टीज़र गिन से बेहोश कर दे। औरत अपने बेग से रेमी को मारती है, इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेमी इसे भी बेहोश कर देता है। फिर काम शुरू करने से पहले प्लास्टिक का एक ओवरऑल पहनकर अपनी वर्दी और हेडफोन्स को कुछ मौसीकी सुनने से बचाने के बाद वो अपने औजार निकालता है और इस आदमी को काटकर इसका आर्टिफोरग निकालने का अमल शुरू कर देता है, जिसे वो धोकर एक खास सील्ड बैग में डाल देता है। अगली सुबह रेमी अपने घर पर अपनी बीवी कैरोल और अपने बेटे पीटर के साथ अपना दिन शुरू करता है। पीटर को स्कूल छोड़ने के बाद वो शहर में घूमता है, आर्टिफोरिग्स जमा करता है और क्लाइंट्स को मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद वो दी यूनियन के हेड क्वार्टर्स जाता है, जहां वो एक जाइंट फेफड़े के भेस में एक मुलाजिम से टकराता है और काफ़ी पीने के लिए एक मेज़ के पास रुकता है, जिससे वो मदद के मुंतज़िर तमाम मुमकिना गाहकों को नज़र आ जाता है। वो देखता है कि किस तरह इसका बास फ्रैंक मर्सर सेल्समैनों में से एक को एक ख़ानदान को बेऐब तकरीर के साथ दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने के लिए राज़ी करने में मदद करता है, इससे पहले कि वो रिपोमैन के ब्रेक रूम में जाता है। वहाँ इसे रेमांड पर छूटी नौकरियों की शिकायत करते हुए मिलता है और इसे याद दिलाता है कि वो सबवे में एक औरत पर वहशियाना हमला करने पर प्रोबेशन पर है। फ्रैंक अचानक उन्हें रोकता है, रेमी से कहता है कि वो मैन फ्लोर पर ज़्यादा देर तक ना रहे क्योंकि वो ग्राहकों को डरा देगा। फिर वो इसे एक दूसरे कमरे में ले जाता है ताकि दिन भर में जमा किए गए तमाम आर्टिफोरिग्स को स्किन किया जा सके। इस दौरान जैक फ्रीवालिड, रेमी का सबसे अच्छा दोस्त, उनके साथ शामिल हो जाता है। वो स्कूल में इसे तंग किया करता था, लेकिन फिर वो जंग में गए और एक साथ लड़े। जब जंग खत्म हुई तो उन्होंने दी यूनियन में नौकरी कबूल कर ली क्योंकि ये उनकी महारतों के लिए बेहतरीन थी और भर्ती करने वाले ने उनसे कहा कि वो सेहत की देखभाल के निज़ाम की हिफाजत कर रहे हैं। हालांकि उन्हें वाकई इस बात की परवाह नहीं थी कि वो किस चीज़ की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ मिशंस में मज़ा आता था। एक दूसरे को टीज़र मारने और फ्रैंक की तरफ से बुच्चा कहलाने के बाद जैक रेमी को कुछ ड्रिंक्स की दावत देता है, जिसे वो कबूल कर लेता है, लेकिन पहले इसे कैरोल के काम की जगह पर रुककर इसे बताना होता है। कैरोल इसे सील्स में मुंतकिल होने की दरखास्त ना करने पर डांटती है और वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, इससे पहले कि वो चला जाए। कार में जैक रेमी से कहता है कि इसका ख्याल है कि कैरोल इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और वो दोनों हमेशा रिपोमैन ही रहेंगे, लेकिन रेमी अपनी बीवी की ख्वाहिशात को समझता है। जब वो ट्रैफिक लाइट्स पर रुकते हैं तो वो एक करीब के शहरी पर अपने स्पेशल स्कैनर्स इस्तेमाल करते हैं और पता चलता है कि इसके अंदर एक आर्टिफोरग है, इसलिए वो इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे याद दिलाते हैं कि अगर वो अदायगी नहीं करता तो क्या होता है। जब वो आदमी खौफ से भाग जाता है तो वो सिर्फ हंसते हैं। वो बार तक पहुंच जाते हैं और कई बियर्स पीते हैं, इस बात पर बहस करते हैं कि किसी जानने वाले को रिपो करने का इम्कान है, जबकि रेमी बार की गाने वाली बैत को गहरी तवज्जो से देखता है। वो कई घंटे बाद अपने घर वापस आता है और कुछ म्यूजिक बजाने लगता है जिसे ने बनाया था, इससे पहले कि वो अपनी बीवी के करीब जाए। इसका इरादा इसके साथ मुबाशरत का है, लेकिन कैरोल ने इसे इनकार कर दिया। इसलिए बजाय इसके रेमी ऊपर जाकर अपने बेटे को चेक करता है और स्कूल में इसके दिन के बारे में बात करता है। कुछ दिनों बाद रेमी अपने बागीचे में बारबेक्यू पार्टी दे रहा है जब जैक इससे एक एहसान मांगता है। इसका एक क्लाइंट आ रहा है और वो इसे वहीं रिपो करना चाहता है। रेमी को पहले तो ये ख्याल पसंद नहीं आता, लेकिन जैक इसे डबल कमीशन का आधा हिस्सा पेश करके राजी कर लेता है। एक टैक्सी मकान के सामने रुकती है और जैक इसके मुसाफिर को सड़क के बीच ही काट देता है और आखिरकार इसे कैरोल और पीटर ने देख लिया जब वो मकान में दाखिल होते हैं। कैरोल इस बात पर गुस्से में है कि इसके शौहर ने इसकी इजाज़त दी है, इसलिए वो इससे कहती है कि वो अपनी नौकरी और अपने ख़ानदान में से एक को मुंतखब करे, इससे पहले कि वो अपने बेटे के साथ चली जाए। रेमी जैक से कहता है कि इसे फ्रैंक से बात करनी होगी। बाद में रात को रेमी और जैक गश्त पर निकलते हैं और नई M5 न्यूरल नेट, एक नई टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल दिमागी नुकसान वाले लोगों को एक लाजवाल ख्वाब से जोड़ने के लिए किया जाता है, के बारे में बातचीत करते हैं।
उनकी बातचीत इस वक्त टूट जाती है जब जैक का स्कैनर एक गेओहेसुला कूंड लेता है, जो कि वो सैकड़ों ग्राहकों के लिए पनागा को कहते हैं जिन्होंने अदायगी में डिफ़ॉल्ट किया है और मुख से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। अपने तमाम हथियारों को कार के ट्रंक से निकालने के बाद वो अंदर जाते हैं और जितने मुमकिन हो लोगों को टीजर मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो आसानी से गिर जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो मुकाबला करने लगते हैं। जैक को दो ग्राहकों से निमटना पड़ता है, तो बराह रास्त उन्हें मुक्के मार कर एक सितन बेटे ने इस्तेमाल करते हुए, और रेमी खुद को हाथों हाथ लड़ाई में पाता है। वो अपने तमाम हरीफों को चाकू से मारता है, फिर जैक को खूनने जाता है, जिस पर इससे बड़ा आदमी काबू पा रहा होता है। रेमी इस लड़के को बेहोश कर देता है और जैक से बहस करने लगता है, जो समझता है कि इसे मदद की जरूरत नहीं थी। वो दोनों कई घंटे बाद फ्रैंक के दफ्तर में तमाम माल गनीमत के साथ वापस आते हैं, जिसमें 2 स्कैनिंग जैमर्स भी शामिल हैं, जो रिपो मैन के स्कैनर से पाए जाने से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन्हें हटाने के बाद फ्रैंक उनसे कहता है कि वो मुतासिर है और उन्हें फुल टाइम रीड कैप्टन बनने का मौका पेश करता है, जिसे रेमी ठुकरा देता है। जब वो सील्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की दरखास्त करने वाला होता है, तो जैक बीच में आकर फ्रैंक से कहता है कि वो इस तरह अच्छे हैं। काम खत्म होने के बाद जैक रेमी को याद दिलाता है कि उसूल अहम हैं और उनका नफाज भी। वो जैक को इसकी जगह छोड़ता है, फिर वो अपने आखिरी रिपो काम का इंतजाम करने जाता है। जिमी, एक मूसीकार जिसकी वो हमेशा तारीफ करता आया है, वो को इसके घर में कुछ मूसीकी पर काम करते हुए और एक सुर्ख पाउडर का इस्तेमाल करते हुए पाता है, और जब वो बताता है कि वो प्रस्तार है, तो इससे रिपो करने से पहले गाना खत्म करने में इसकी मदद करने को कहता है। रेमी कबूल कर लेता है और जब वो खत्म हो जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड कंपनी के पास ट्रैक ले जाने का भी वादा करता है। इसके बाद रेमी इससे फर्श पर लेटने को कहता है ताकि वो इसका दिल निकाल सके। पहले इसे अपने डिफनब यूनिट का इस्तेमाल करते हुए इसे रोकना होता है, लेकिन जब वो के सीने पर पैडल रखता है तो आला खराब हो जाता है और रेमी को बिजली का झटका लगता है। अपनी जिंदगी में तीसरी बार बेहोश हो जाता है। वो कई दिनों बाद अस्पताल के बिस्तर पर जागता है। इसके कमरे में जैक और फ्रैंक हैं। कैरोल भी वहां थी, लेकिन रेमी के देखने से पहले ही चली गई। इसे ये बताने के बाद कि ये एक नाकिस शाक यूनिट की वजह से हुआ, वो सबसे अहम खबर सुनाते हैं, रेमी के दिल को एक आर्टिफोरक से बदल दिया गया है। जैसे ही फ्रैंक इसे अपनी सील्समैन की तकरीर गिराकर बेइज्जत करता है, रेमी उनसे कहता है कि वो आर्टिफोरक नहीं चाहता और बिस्तर से उठकर कमरा छोड़ देता है। वो बिलाखिर एक हाल के दरमियान में मशीन को डिस्कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है और हर जगह खून बह रहा होता है। इसके बाद वो सिर्फ चंद कदम ही चल पाता है। इसका जिस्म जल्द ही हार मान लेता है और वो फर्श पर गिर जाता है। इसे एहसास होता है कि इसके पास मैकेनिकल ट्रांसप्लांट को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। जब वो अस्पताल से रहा होता है तो सबसे पहला काम वो घर जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इसकी बीवी ने ताला बदल दिया है। कैरोल इस वक्त आती है जब वो घंटी बजाता है और इसे एक सूटकेस देती है। कहती है कि इसने अपने खानदान को अपनी नौकरी पर तरजीह दी जब इसने वो आखिरी केस लिया था। रेमी जैक के पास रहने चला जाता है, जो इसे ड्रिंक्स और कुछ लड़कियों के साथ वक्त गुजारने की पेशकश के साथ खुश आमदीद कहता है, लेकिन रेमी आराम करना पसंद करेगा। वो कुछ दिनों बाद काम पर वापस आता है और इसके साथी इसे एक छोटी सी वेलकम पार्टी के साथ खुश आमदीद कहते हैं, जिसमें एक रक्कासा भी शामिल होती है। इसके बाद वो एक केस दोबारा लेता है, ये सोच करके वो तैयार है। वो क्लाइंट के घर में घुसता है और इसे गला घूंटता है। जब वो अपना दिफा करने की कोशिश करता है, इससे वो गैर मामूली तौर पर थक जाता है और इसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। जब आर्टिफोरक निकालने का वक्त आता है तो वो अपने आप को कांपते हाथ के साथ पाता है। ऐसा करने से कासिर वो कई घंटे बाद अपने साथी रिपोमैन के साथ एक बार में शामिल होता है और ड्रामा करता है कि इसने अपना काम खत्म कर लिया है। लेकिन जब वो जैक को इसकी कहानी सुनाता हुए सुनता है तो वो ये सोचना बंद नहीं कर सकता कि क्लाइंट का भी एक खानदान है। परेशान होकर वो बार से जल्दी चला जाता है। अगले दिन वो कैरोल और पीटर का उनके घर के दरवाजे पर इंतजार करता है, क्योंकि यही वाहिद तरीका है जिससे वो अपने बेटे को देख सकता है। इसे गिले लगाने के बाद वो कैरोल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका वाहिद जवाब ये होता है कि वो इसे एक लिफाफा देती है जिसमें एक नोटिस होता है, जिसमें कहा जाता है कि वो अपनी दिल की अदायगियों में पीछे है। बाद में जब जैक को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसे झूठ बोलने पर डांटता है, लेकिन इस हकीकत को कबूल कर लेता है कि रेमी को एक वक्फे की ज़रूरत है। इसलिए वो इससे कहता है कि वो मुस्तकबिल में दोबारा एक साथ काम कर सकते हैं जब वो बेहतर महसूस करे। रेमी सील्स की पोजीशन आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हो जाती है क्योंकि इसमें क्लाइंट्स के लिए हमदर्दी पैदा हो गई है
और वो उनसे झूठ नहीं बोल सकता। इसकी वहशियाना ईमानदारी अच्छी सील्स के लिए मौजू नहीं है। वो घोड़ों पर शर्त लगाकर कुछ इजाफी रकम हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी अच्छा नहीं है। जब आखिरी नोटिस डाक में आता है तो जैक रेमी को एक गेओहेसिले में ले जाता है और इसके लिए कई लोगों को टीजर भी मारता है। ताहम रेमी अब भी काम नहीं कर सकता। गुस्से में जैक इसे ये कहकर चला जाता है कि वो इस वक्त तक वापस ना आए जब तक कि वो अपनी कमजोरी से बाहर ना निकल आए और इसके पास अपना कर्जा चुकाने के लिए काफी RT4X ना हो। रेमी अब भी ऐसा करने पर कादिर नहीं है, इसलिए जब टीजर मारा गया आदमी जागता है तो वो इसे पीटता है और इसे चौथी बार बेहोश छोड़ देता है। वो कुछ देर बाद इस गाने की आवाज पर जागता है जो इसने दूसरे दिन बार में सुना था। वो इसका पीछा करता है और बैथ को बहुत बीमार पाया, इसलिए वो इसे एक मोटल में ले जाने का फैसला करता है और इसके डिटॉक्स से गुजरते हुए इसकी निगरानी करता है। जब वो इस पर अपना स्कैनर इस्तेमाल करता है तो इसे पता चलता है कि इसके पास बहुत से RT4X हैं और उन सब को वापस लेना जरूरी है। जब बैथ आखिरकार जागती है तो वो रेमी को इसकी मदद करने पर मुक्का मारती है। जब वो बताती है कि दोनों के लिए सब खत्म हो चुका है तो वो कहता है शायद ऐसा नहीं है। रमी दी यूनियन की इमारत में दाखिल होता है और अपने और बैथ के अकाउंट्स को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके कई आज़ा में से सिर्फ एक को ही साफ कर पाता है। इससे पहले कि जैक इसे ढूंढ लेता है, जो इस पर गुस्से में है लेकिन इसे जाने देता है जब वो इसे अपनी टीजर गिन वापस करता देखता है। वो अगले पीटर को अलविदा कहने के लिए अपने पुराने घर में घुसता है, फिर मोटल वापस आता है और बैथ से कहता है कि उन्हें जाने की जरूरत है। वो शहर के वीरान मुजाफाती इलाकों में गाड़ी चिल्लाते हैं और कार को जलाकर वो एक पुरानी खाली इमारत में छप जाते हैं। दी यूनियन में फ्रैंक जैक को रेमी का केस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे लेने से इनकार कर देता है और दूसरे रिपोमैन भी ऐसा ही करते हैं। दिन गुजरने लगते हैं और रेमी और बैथ पुराने मकान में कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करके एक छोटा सा घर बना लेते हैं। एक रात इसके बाद जब वो इसे अपने RT4X के पीछे की तमाम तफसीलात बताती है, वो चूमते हैं और मोहब्बत करते हैं। इसके बाद बैथ रेमी को एक टाइपराइटर तोहफे में देती है जो इसे कूड़े में मिली थी। रेमी अपनी याददाश्त लिखने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू कर देता है। कई दिनों बाद बैथ अपने RT4X कानों से बाहर कुछ सुनती है, लेकिन रेमी नहीं सुन सकता, इसलिए वो इसे दुखाने के लिए अपने सर से कुछ हेडफोन्स जोड़ती है। शोर का मंबा जल्द ही इमारत में दाखिल होता हुआ नजर आता है। ये रेमाड है जिसने रेमी का केस कबूल कर लिया है। जूड़े ने पकड़े जाने से बचने का मंसूबा बनाया। वो अपनी चीजें एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं जिसके फर्श के दरमियान में एक बहुत बड़ा सुराख होता है और इसे एक चादर से धाम देते हैं। बैथ दरवाजे के पीछे छप जाती है और रेमी लिखने का ड्रामा करता है। जब रेमाड कमरे में दाखिल होता है, रेमी के इतना आसानी से पकड़े जाने पर मायूसी का इजहार करता है। अपना हथियार निकालने के बाद वो मजीद अंदर चला जाता है और सुराख में गिर जाता है। ताहम फर्श अब गैर मुस्तहकम हो चुका है, इसलिए जब बैथ इसे देखने के लिए करीब आती है तो वो भी गिर जाती है। इसका मसनूई घटना खराब हो जाता है। रेमाड मौका देखता है और इसे टीजर मारने के लिए अपनी बंदूक पकड़ता है, इसलिए रेमी ने जल्दी से टाइपराइटर इसके सर पर गिराकर इसे मार डाला। रेमाड की कार चराकर रेमी बैथ को वापस शहर में ले जाता है ताकि कुछ सप्लाईज हासिल की जा सके, लेकिन बैथ इसे दिखाती है कि वो अपने घुटने को दुरुस्त करना जानती है। इसने अपने आसपास पाए गए कुछ औजारों का इस्तेमाल किया। जब वो दी यूनियन की पार्किंग में पहुंचते हैं तो रेमी ने इस लड़के को देखा जो फेफड़ों का लिबास पहनता है, आराम कर रहा होता है और इससे छीन लेता है ताका। वो फ्रैंक से इसके दफ्तर में मिलता है और इसे कई बार मुक्के मारता है। इससे पहले कि वो इसे रेमाड से ली गई टीजर से धमकी दे, वो इसे रेमाड के टैटू वाले जल्द का एक टुकड़ा भी देता है, ये कहते हुए कि वो ऐसा हर किसी के साथ करेगा जो इसे पकड़ने की कोशिश करे। रेमी ने सिस्टम से अपना नाम हटाने की दरखास्त की और फ्रैंक ने वजाहत की कि रेमी की पहली कोशिश के बाद सिस्टम बदल चुका है। अब अकाउंट सिर्फ आर्गन को यूनियन के मरकजी दफ्तर में ले जाकर ही साफ किए जा सकते हैं। फ्रैंक इसे एक ऑफर करने की कोशिश करता है, लेकिन रेमी इसे बेहोश कर देता है और स्किनिंग जैमर्स चरा लेता है, इससे पहले कि वो बैथ के पास वापस आए और इसे बताए कि वो मुख छोड़ रहे हैं। जब फ्रैंक जागता है तो वो जैक को रेमी को रिपो करने का हुक्म देता है। बाद में हवाई अड्डे पर रेमी और बैथ जैमर्स की बदौलत सिक्योरिटी चेक्स को अबूर करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब एक और मुसाफिर बैथ के टांग से खून बहते देखता है तो उन्हें फिर भी हटा दिया जाता है। रेमी रास्ते में जैमर्स कूड़े में फेंक देता है। जब एक गॉड बैथ के घुटने पर पट्टी बांधने के लिए तैयार होता है तो दो रिपोमैन दफ्तर में पहुंचते हैं और रेमी को दोबारा स्कैन करते हैं। इस बार अलर्ट आता है।
जूड़े ने फौरी रद्द अमल जाहिर किया और तमाम गॉड्स के साथ लड़ाई में उलझ जाते हैं, अपने मुक्कों से अपना दिफा करते हैं, यहाँ तक के अर्ध गिर्द पड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो कैंची जो बैथ ने 2 अफसरों को मारने के लिए उठाई। जब सबका ख्याल रखा जाता है तो वो दफ्तर से निकलते हैं और जैक के सामने आते हैं, जो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक सिक्योरिटी पैनल के दूसरी तरफ है। इसलिए रेमी बैथ को उठाता है और इसे इमारत से बाहर ले जाता है। कार में वापस जोड़ा शहर के झुग्गियों में एक पुरानी इमारत में गाड़ी चलाता है, जहां वो असबरी से मिलते हैं, एक ब्लैक मार्केट के आज़ा का ताजिर जिसके साथ बैथ की कभी डेटिंग होती थी। इसके बाद जब वो बैथ के साथ कुछ सुर्ख पाउडर शेयर करता है और रेमी से उनके कामों की अखलाकियात पर बहस करता है, तो वो उन्हें मतला करता है कि वो बैथ की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो अब जोड़ों का कारोबार नहीं करता, इसलिए उन्हें अलवा से मिलने की ज़रूरत है। जब वो ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरहकीकत 2 अलवा हैं। एक जवान औरत है जो सिर्फ बेहोशी की दवा देती है, दूसरा एक छोटा बच्चा है जो ऑपरेशन खुद करता है। रेमी इसकी उम्र और महारत के बारे में फिक्रमंद है, लेकिन छूटी अलवा अपने काम को जानती है। जब बैथ कई घंटे बाद जागती है तो वो असबुरी की जगह पर वापस जाते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि इसे रिपो कर लिया गया है। इस वक्त जैक जाहिर होता है और रेमी को अपने साथ वापस आने पर राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन रेमी ने इसे ये कहकर इनकार कर दिया कि हादसे के बाद से वो वैसा नहीं रहा। जैक इकरार करता है कि ये कोई हकीकी हादसा नहीं था, इसने डेफिब्रिलेटर यूनिट में धांधली की थी ताकि रेमी कर्ज में फंस जाए और सील्स में मुंतकिल ना हो सके। दोनों मर्द हाथापाई शुरू कर देते हैं और अगरचे पहले तो लगता है कि वो एक ही सतह पर हैं, आखिरकार जैक रेमी पर काबू पा लेता है और इसे एक दीवार के पार फेंक देता है। वो रेमी को इस वक्त तक फेंकता रहता है जब तक कि इसे एक धाती पिल पर नहीं गिरा दिया जाता। रेमी हंसने लगता है और एक चाकू निकालता है जिसे वो जैक की टांग में मारता है, इससे पहले कि जैक इसे बेहोश करके बदला ले। इसकी आंखों के सामने कई यादें गुजरने के बाद रेमी बैथ के जरिए जागता है, जिसने जैक को टीजर मारा था और अब इसे बताता है कि उन्हें भागने की जरूरत है क्योंकि एक रिपो छापा पहुंच चुका है। वो इमारत के अंदर भागते हैं जबकि सैकड़ों कर्जदारों को गोली मारना शुरू हो जाती है, और जब वो एक बंद गिल्ली में फंस जाते हैं तो उन्हें रुडेशिया बचा लेती है, एक जेर जमीन रहाइशगाह की रहनुमा जो उन्हें एक खुफिया कमरे में घसीटती है। जब वो रेमी का टैटू देखती है तो वो इसे गोली मारने की धमकी देती है, लेकिन वो अपनी जगह हासिल कर लेता है जब वो इसे अपने सीने पर दाग दिखाता है। डरावने ख्वाब रेमी को सोने नहीं देते, इसलिए वो नुकसान चेक करने बाहर जाता है, इमारत में गिरे हुए तमाम लाशों को देखता है। अगले दिन वो बैथ से कहता है कि छुपने वाले किसी के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो जो करना चाहता है वो हेडक्वार्टर्स जाकर पूरे सिस्टम को मिटाकर इसे खत्म करना है। कई घंटे बाद वो ट्रेन पर कैरोल और पीटर से मिलते हैं और जल्द ही कैरोल के साथ बहस शुरू हो जाती है। पीटर अपने वालिद की टीजर लेकर इसे बेहोश कर देता है, इससे पहले कि रेमी इसे अपना मुसव्वदा थमा दे और इससे कहे कि जब वो काफी बड़ा हो जाए तो इसे पिंटा डी लीस्टे में ढूंढे। रेमी और बैथ फ्रैंक का इसकी कार में इंतजार करते हैं और इसे टीजर मारने से पहले इसकी गाड़ी चरा लेते हैं, जिसे वो दी यूनियन के हेड क्वार्टर्स वापस जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेमी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को टीजर मारता है और तीसरे को गोली मार देता है, फिर दरवाज़ा खोलने के लिए फ्रैंक की आंख इस्तेमाल करता है और सिक्योरिटी कैमरे को गोली मारने के बाद अंदर जाता है। वो और बैथ अंदर दौड़ते हैं और पकड़े जाने से बचने की कोशिश करते हुए आखिरकार एक लैब में दाखिल हो जाते हैं जो साइंसदानों से भरी होती है जो आर्टिफोरिक्स पर काम कर रहे होते हैं। उनमें से ज्यादातर जूड़े पर कोई तवज्जो नहीं देते, लेकिन एक है जो उठता है और एक दरवाजे से निकल जाता है। रेमी इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त गार्ड्स पहुंच जाते हैं और बेतरतीब फायरिंग शुरू कर देते हैं, इस अमल में कुछ साइंसदानों को हलाक कर देते हैं। रेमी और बैथ इसी दरवाजे से निकलते हैं जिसे दूसरे लड़के ने इस्तेमाल किया था और यूनियन के डेटाबेस के दाखिले के साथ हाल को खून लेते हैं, लेकिन इसकी हिफाजत गार्ड्स और रिपो मैन कर रहे होते हैं। एक हंगामा खेज जंग शुरू होती है। बैथ एक फायर एक्स इस्तेमाल करके अपना दिफा करती है जो वो दीवार से हासिल करती है, और रेमी अपनी बंदूक से सिक्योरिटी गार्ड्स को गोली मार देता है जो वो गिराने के बाद चाकू पकड़ लेता है ताकि रिपो मैन से हाथापाई कर सके। वो उनमें से ज्यादातर को आसानी से मार डालता है, लेकिन जब वो खुद को फर्श पर उनसे घिरा हुआ पाता है तो वो बैथ से हेक्सी पास करने को कहता है और इसे बाकी मर्दों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो डेटाबेस रोम का दरवाज़ा खोलने के लिए बैथ की मसनूई आंख इस्तेमाल करते हैं और फ्रैंक और जैक के आने से ठीक पहले इसे बंद कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि सर्वर का वाहिद इंटरफेस एक आर्गन स्कैनर है, इसलिए वो सिर्फ अपने आप को काटना शुरू कर सकते हैं
और अपने आर्टिफोरक को अंदर से स्कैन कर सकते हैं। कुछ सुर्ख पाउडर लेने के बाद वो अमल शुरू करते हैं। पहले रेमी के दिल का और इसके जख्म को बंद करने के बाद वो बैत के हर मसनूई उज़्व का भी ऐसा ही करते हैं। इस वक्त तक जब जैक और फ्रैंक मेरे हुए रिपो मैन में से एक के आर्टिफोरक का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं, रेमी बैत के आखिरी आज़ा को स्कैन कर रहा होता है। फ्रैंक जैक को उन्हें ख़त्म करने का हुक्म देता है, लेकिन जब रेमी कहता है कि बैत हर इस काम के काबिल है जो इसने कभी किया है, तो जैक मदद करने का फैसला करता है। वो अपने चाकू से फ्रैंक को मार डालता है, फिर रेमी को एक सिरिंज थमा देता है ताकि वो बैत को होश में ला सके, और जब सिस्टम स्कैन किए गए आर्टिफोरक को कंप्यूटर की ट्रे पर रखने के लिए कहता है, तो जैक इसमें 2 ग्रेनेड डाल देता है और पूरे डेटाबेस को उड़ा देता है। अब हर क्लाइंट आज़ाद है। कुछ अरसे बाद रेमी, बैच और जैक पिंटाडील ईस्टे में हैं, साहिल समंदर का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि का आखिरी गाना सुन रहे हैं। जैक का टैटू हटा दिया गया है और इसकी याददाश्त दी रिपोसिसन माम्बो के नाम से पीटर के जरिए शाये हो चुकी है। जब जैक रेमी का इसकी किताब पर मजाक उड़ाना शुरू करता है, तो वो अचानक गायब हो जाता है और समंदर में सिटीटुक के साथ झलमिलाना शुरू हो जाता है, इससे पहले कि वो मामूल पर वापस आ जाए। इस वक्त इंकिशाफ होता है कि रेमी कोमा में है और वो इस बारे में कभी नहीं जागा जो जैक ने इसे धाती पिल पर मारा था। ये जैक था जिसने इस छापे से आर्टिफोरक इस्तेमाल किए थे ताकि रेमी के दिल और न्यूरल नेटवर्क से राब्ते की अदायगी की जा सके। इसने इसे अलविदा कहा इससे पहले कि वो बैत का ख्याल रखता और रेमी का मुसव्वदा इसके बेग में पाता। अब रेमी अपने ख्वाबों में हमेशा के लिए खुश रहेगा।